ऑटिज्म क्या है? कोई माइल्ड हो सकता है, कोई मॉडरेट हो सकता है, कोई बिल्कुल सीवियर कैटेगरी में हो सकता है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ऑटिज्म को लेकर के क्या है जिसको सुनते ही पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं? अपने नाम को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है 1 साल तक बच्चा। डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या है? सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन और रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर, ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। अर्ली इंटरवेंशन या अर्ली इसका डायग्नोसिस बच्चे के थेरेपी पार्ट फ्यूचर या उसके करेक्ट होने के पार्ट को इम्पैक्ट करता है। ऑटिज्म का हर बच्चा अलग अलग होता है। क्या स्पीच डिले इस बात को कंफर्म करता है कि ये ऑटिज्म है? किसी पे पत्थर फेंक देता है, किसी को नाखून मार देता है। ऑटिज्म होता क्यों है? ऑटिज्म का सबसे बड़ा कॉज, क्या प्रेगनेंसी एंड प्री प्रेगनेंसी पीरियड में किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन के कारण भी बच्चों में ऑटिस्टिक फीचर डेवलप कर सकते हैं? तुम्हारे पापा देर से बोले थे, तुम्हारे दादा देर से बोले थे। क्या बच्चों में ऑटिज्म स्क्रीन टाइम के चलते भी बढ़ता है? कई कई घंटे मोबाइल देख रहे हैं। हम लोग कहाँ से ऑटिज्म के डायग्नोसिस की शुरुआत करें? अच्छे थेरेपी सेंटर का चयन बहुत जरूरी है। एनी फॉर्म ऑफ ब्रेन स्कैनिंग और एनी फॉर्म ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग, क्या ये रिकमेंडेड है? क्या ये फीचर्स की वापसी भी हो सकती है? Welcome to yet another episode of Decoding Autism. Today we are privileged to have Dr. Ajay Kumar, a DM pediatric neurologist from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, with us in the studio. जैसा कि हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, I think Dr. Ajay is one of the best resource जिनसे कि हम जान पाएंगे कि आज जो सबसे बड़ा एक बज़वर्ड हमारे लिए बन के सोसाइटी में रह गया है, ऑटिज्म, ये क्या है? तकरीबन पिछले 10 वर्षों से सर इस फील्ड में कार्यरत हैं और हजारों बच्चों को ये देख चुके हैं और शायद इनसे बेहतर कोई रिसोर्स नहीं होगा जो हमें बता पाए कि ऑटिज्म क्या है और इसके निदान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत सारा डिस्कशन है जो हम आज सर के साथ करेंगे। सर, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू। सर, इस कॉन्वर्सेशन को सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि ये शब्द आज के तारीख में हमारे इकोसिस्टम में हर जगह सुनाई पड़ रहा है। ऑटिज्म क्या है? बिल्कुल, इसका आज के जमाने में आंसर खोजना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि ये हर जगह चर्चा में है। जी। हर 2 में एक बच्चे को ऑटिज्म की डायग्नोसिस हो रही है। तो इसलिए ऑटिज्म का क्या मतलब होता है? ऑटिज्म का मतलब होता है, ऑटियोस मतलब स्वयं में, स्वयं में रहते हैं बच्चे। ये बच्चे सेल्फ में इनग्रॉस्ड रहते हैं। ओके। दे आर इनग्रॉस्ड विद इन देमसेल्व्स। और अदर फीचर्स जो कॉमनली देखने को मिलते हैं वो होता है कि इनका आई कांटेक्ट उतना अच्छा नहीं रहता है, बोलते हैं तो कमांड फॉलो नहीं करते हैं, नाम पुकारते हैं तो आते नहीं हैं, जैसे कि सुनते नहीं हो ऐसा लगता है। बट सुनते हैं, सब सुनाई देता है उनको, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ओके। और रिपीटेटिव बिहेवियर जैसे हैंड फ्लैपिंग, स्पिनिंग, इस तरह के बिहेवियर्स भी देखने में मिलते हैं। और बहुत सारे सेंसरी इश्यूज भी इनमें देखने को मिल सकते हैं। ओके। जैसे कि साउंड पे कान को बंद करना, कुकर की सीटी पे, पटाखों पे, बैलून के फूटने पे डरना और कान बंद करना। तो इस तरह के लक्षण हो तो हमें ऑटिज्म का शक होता है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या मैं इसे कोई बीमारी मानूं या कोई डिसऑर्डर समझूं या कोई ये ब्रेन के खास तरीके से काम करने का एग्जीबिशन है? मैं इसको किस तौर पे देखूं ऑटिज्म को? ऑटिज्म को कहीं डिजीज के तौर पे लिया जाता है, कहीं डिसऑर्डर के तौर पे लिया जाता है। बट यूं कहिए कि अभी लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से ये दिस कैन बी सेड टू डिफरेंट वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। ओके। ब्रेन का काम करने का एक दूसरा तरीका है, दूसरे तरह का तरीका है जो न्यूरोटिपिकल जो चिल्ड्रन है उनसे थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट तरीके से काम करने का ये है, ना कि ये डिजीज या डिसऑर्डर इसको कहिए। सर, इसी से रिलेटेड एक और शब्द हमारे बीच में आजकल हमें सुनने को मिलता है, स्पेक्ट्रम। तो ये शब्द जो हुआ स्पेक्ट्रम, इसको हम ऑटिज्म से किस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं? स्पेक्ट्रम एक्चुअली पहले ऑटिज्म ही बोला जाता था, लेकिन अभी नया
अभी कुछ वर्षों से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला जा रहा है। ओके। वो इसलिए कि इसमें हर तरह के ऑटिज्म का हर बच्चा अलग अलग होता है। कोई माइल्ड हो सकता है, कोई मॉडरेट हो सकता है, कोई बिल्कुल सीवियर कैटेगरी में हो सकता है। किसी को कोई सिम्टम ज़्यादा हो सकता है, किसी को रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर ज़्यादा हो सकता है, किसी को स्टीमिंग ज़्यादा हो सकती है, किसी का सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा में पुअर हो सकता है, किसी का और कोई इशू हो सकता है। तो इसलिए इसको स्पेक्ट्रम कहना ही उचित होगा। तो क्या ये मैं मानूं कि ये जो जैसे मैंने कहा कि अभी हमारे को ऑटिज्म शब्द बहुत सुनाई दे रहा है, हर एक जहाँ भी हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी समाज के किसी भी कोने में, हम तो खुद भी इस फील्ड से जुड़ के काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाहर के दायरे में भी हमें ऑटिज्म शब्द काफ़ी सुनाई पड़ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे मानूं कि अब हमारी ऑटिज्म को जानने की क्षमता बढ़ गई है, या अब केसेस बढ़ने शुरू हो गए ऑटिज्म के? किस रूप में इसे देखना चाहिए मुझे? हाँ, ये सवाल काफी बढ़िया सवाल है और पेरेंट्स भी पूछते हैं कि ऑटिज्म आजकल काफी बढ़ गया है पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड, ओके। सो कोविड का एक इम्पैक्ट रहा है? कोविड का इम्पैक्ट रहा है कि नहीं, ये तो सवाल के घेरे में है। अच्छा। लेकिन ये पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है और हम लोग प्रोफेशनल्स भी देख रहे हैं। जी। पोस्ट कोविड ज़्यादा ऑटिज्म के केसेस देखने को आ रहे हैं और इसका कारण हो सकता है कि कोविड के एरा में बाहर नहीं जाना था तो स्क्रीन का एक डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपोजर बच्चों को मिला। राइट। बच्चों को और बड़ों को दोनों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोजर मिला। लेकिन साइंटिफिकली रिव्यू करने पे ये समझ में आता है कि ऑटिज्म का इंसिडेंस नहीं बढ़ा है। ऑटिज्म पहले भी था, अभी भी है। ऑटिज्म को डायग्नोज करने की क्षमता हमारी जरूर बढ़ गई है। हाँ। ऑटिज्म को डायग्नोज हम लोग बेटर तरीके से कर रहे हैं। स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स अच्छे आ गए हैं। जनता में और डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस की काफी वृद्धि हुई है। Correct. अवेयर हो गए हैं लोग, तो तुरंत डायग्नोसिस मिलता है ऑटिज्म का। ओके। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और कुछ क्राइटेरिया में चेंज हुआ है। 2013 के बाद DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो 5 आया है, ओके। तो उसमें पहले एस्पर्गर सिंड्रोम, ऑटिज्म, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर्स, PDD, NOS, ये सब अलग अलग डिजीजेस हुआ करते थे। तो अब उनको क्लब करके एक साथ में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर लाया गया है। ओके। तो डायग्नोसिस बनाना और आसान हो गया है और ज्यादा संख्या में डायग्नोसिस बन पा रही है। पहले ऑटिज्म और ADHD को एक साथ डायग्नोज नहीं कर सकते थे, अब दोनों को एक साथ क्लब करके डायग्नोसिस बना सकते हैं। ओके। इसलिए भी संख्या बढ़ रही है। ओके। ओके। तो सर, अभी आपने कुछ बहुत अच्छे जार्गन्स का इस्तेमाल किया जिसके बारे में हम अभी आगे और जानेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप हर रोज़ सैकड़ों पेरेंट्स से मिलते हैं जो आपके यहाँ अपने बच्चे को लेकर के आते हैं। पेरेंट्स जब फर्स्ट टाइम सुनते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ ऑटिज्म से संबंधित फीचर है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। क्या इसमें परेशान होने की ज़रूरत है, या थोड़ा अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करूं कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ऑटिज्म को लेकर के क्या है जिसको सुनते ही पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं? थोड़ा इसको आप अगर इलैबोरेट करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। काफी बढ़िया सवाल है आपका। ऑटिज्म का नाम सुनते ही पढ़े लिखे पेरेंट्स जो हैं, जिनको ऑटिज्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है, और या जो लोग गूगल और सोशल मीडिया के कांटेक्ट में हैं जी। वो लोग परेशान जरूर हो जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में यही लिखा है कि दिस इज अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन एंड दिस कैनॉट बी क्योर्ड। ओके। तो ये सुनते ही पसीने छूट जाते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि अगर बच्चे को ऑटिज्म से संबंधित कुछ सिम्टम आ रहे हैं या ऑटिज्म डायग्नोज हो गया है तो घबराएं नहीं, परेशान ना हो। स्थिति कितनी भी विकट हो, हमें उससे फाइट करना है, हमें उसको इम्प्रूव करना है, हमें उसको किस तरीके से उससे आगे बढ़ना है ये समझना चाहिए। ना कि घबराने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। करेक्ट। तो इसलिए इसको फेस करना है।
तो सर, जैसा आपने अभी बताया कि एक बहुत बड़ा होप आपने दिया है, रादर मैं ऐसे कहूँगा, ऐसे पेरेंट्स जो घर में अपने बच्चों के साथ रहते हैं और उन्हें कोई थोड़ी डिफरेंट एक्टिविटी नज़र आती है, तो एज ए पेरेंट उन्हें सबसे पहले किस स्टेप से शुरुआत करनी चाहिए? क्या रियलाइजेशन है, या वो बच्चे को किस नज़र से देखें ताकि उनको लगे कि अच्छा मेरा बच्चा थोड़ा डिफरेंट है और मुझे एक प्रैक्टिशनर के पास जाने की ज़रूरत है? इसमें पहला स्टेप तो यही है कि अगर बच्चों में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कि खास करके छोटे बच्चों में सोशल स्माइल का नहीं होना। सोशल स्माइल का क्या मतलब है? सोशल जी। स्माइल मतलब कि जब कोई हंसता है या स्माइल करता है तो सोशली कर्टसी बनती है, कर्टसी है कि सामने वाला भी हंसे। स्माइल करता है। करेक्ट। तो बच्चों में ये चीज 2 महीने के बाद ही शुरू हो जाती है, ओके। सोशल स्माइल। तो ये पहली चीज है जो कि हम लोग देखते हैं कि ये चीज अगर एब्सेंट है आपके बच्चे में, 6 महीने तक नहीं दिख रही है सोशल स्माइल, या आई कांटेक्ट नहीं दिख रही है, ये भी 2-3 महीने में के बच्चों में आ जाती है। आई कांटेक्ट किसी चीज पे या मदर के फेस पे बच्चे फिक्स करते हैं, और मदर जिधर जिधर जाती हैं उधर उधर वो उसको फॉलो करता है। करेक्ट। तो ये चीज भी अगर मिसिंग है, अपने नाम को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है 1 साल तक बच्चा, तो इस तरह के रेड फ्लैग्स ये सब हैं। ओके। जो अगर प्रेजेंट हो तो तुरंत डॉक्टर के पास, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या चाइल्ड साइकेट्रिस्ट, ये लोग प्रॉपर डॉक्टर्स हैं जिनके पास हम जाके पेरेंट्स को जाना चाहिए और प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना चाहिए। उसके बाद ही कोई स्टेप लेना चाहिए। करेक्ट। एक शब्द सर हम हमेशा सुनते हैं और मैं चाहूँगा कि इसको आपके माध्यम से मैं सही जानकारी हमारे व्यूअर्स तक मैं पहुँचाऊँ। ये हमने पहले भी कभी डिस्कशन कर रखा है कि आज की तारीख में जब किसी भी परिवार में एक बच्चा आता है और वो बच्चे का जन्म होता है, तो हम सबको ये मालूम रहता है कि इस बच्चे को किस तरह का वैक्सीनेशन या टीका लगाना है। लेकिन डेवलपमेंटल माइलस्टोन एक ऐसा शब्द है जो मैंने भी कुछ 5-6 साल पहले सुना, और इस शब्द से मुझे ये समझ में आया कि शायद हमें बच्चों में कुछ खास चीज़ें हैं जो देखने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए आप थोड़ा सा इस पॉइंट को इलैबोरेट करें कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या है और इसके अवेयरनेस की क्या ज़रूरत है आज के तारीख में हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल, बहुत सही सवाल है आपका। तो इसमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन की स्क्रीनिंग करके या डेवलपमेंटल माइलस्टोन नॉर्मली जा रहा है कि नहीं, नॉर्मल तरीके से बच्चा डेवलप कर रहा है कि नहीं, खास करके बच्चे के सोशल माइलस्टोन्स जो होते हैं वो सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये यही देखकर हम लोग पहचान पाते हैं कि ये बच्चा कहीं आगे चलकर ऑटिज्म का शिकार तो नहीं हो जाएगा, ऑटिज्म का डायग्नोसिस तो नहीं स्टैम्प हो जाएगा। तो जैसे मैंने शुरू में ही आपसे अभी पिछले सवाल में डिस्कस किए थे कि बच्चे का आई कांटेक्ट 6 महीने तक आ जाना चाहिए, सोशल स्माइल 6 महीने तक आ जाना चाहिए, बैबलिंग 1 साल तक आ जाना चाहिए, नेम रिस्पॉन्स 1 साल तक आ जाना चाहिए। तो ये सब सोशल माइलस्टोन्स हैं जो बच्चा अगर अचीव नहीं कर पा रहा है या देर लग रही है, अनड्यू डिले हो रहा है, तो हम लोगों को कंसर्न हो जाना चाहिए और एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आप जो बता रहे हैं, अगर मैं उसको ऐसे पुटअप कर दूं कि हर एक उम्र में उसके कुछ खास लक्षण होते हैं जो डेवलप करते जाना चाहिए और वो नहीं होने पे हमें इमीडिएटली डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। सर, किस उम्र में जा करके, जैसे आपने कहा कि 2 महीने 3 महीने में अलग अलग जो मैं कहूँगा जो फीचर्स होते हैं वो बच्चे में डेवलप करते चले जाते हैं, लेकिन वो कौन सा उम्र होता है जब मुझे पहली बार ये लगना चाहिए, या मैं कहूँ कि जहाँ से ऑटिज्म की डायग्नोसिस शुरू हो जाती है, या वो एक समय जहाँ से कि मैं मानूँ कि अच्छा बच्चे को डायग्नोसिस के फीचर्स बहुत ही विजिबल हो जाते हैं, वो कोई खास उम्र होता है या उसको मैं कैसे समझूं? जहाँ तक उम्र का सवाल है, उम्र और ऑटिज्म का सवाल है, तो ऑटिज्म सब लोग यही समझते हैं कि बच्चों की बीमारी है, बच्चों का प्रॉब्लम है। ऑल्दो ये एडल्ट में भी देखा गया है, हो सकता है, और खास करके गर्ल्स में चूंकि मास्किंग बहुत अच्छी रहती है तो बाद में डिलेड डायग्नोसिस भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरीली डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन। ओके। तो ये देखते हैं कि बच्चों में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल
या 3 साल की एज में डायग्नोसिस हो जाता है। पहले जब अवेयरनेस की कमी थी तो और लेट से आते थे बच्चे, 4 साल 5 साल में भी आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ा है और जल्दी आ रहे हैं। और लेकिन ये है कि 2 से 3 साल में हम लोग डेफिनेटिव क्वेश्चनायर्स या डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑटिज्म का दे सकते हैं 2 से 3 साल में। लेकिन 2 साल के पहले हम लोग स्क्रीनिंग, एम चैट स्क्रीन एक होता है जी। वो क्वेश्चनायर होता है जिसके थ्रू हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं कि क्या ये बच्चा लो रिस्क पे है, मीडियम रिस्क पे है या हाई रिस्क पे है ऑटिज्म के। अच्छा। तो इस तरीके से स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स और डायग्नोस्टिक गोल्ड स्टैंडर्ड्स एज के हिसाब से अलग अलग होते हैं और हमें इस तरीके से समझना चाहिए। ओके। तो क्या अर्ली डायग्नोसिस इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट? जैसे आपने बताया कि अलग अलग फेजेस के अलग अलग स्टेजेस पे बच्चे नजर आते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस। तो क्या अर्ली इंटरवेंशन या अर्ली इसका डायग्नोसिस बच्चे के थेरेपी पार्ट फ्यूचर या उसके करेक्ट होने के पार्ट को इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोग्नोसिस यानी कि बच्चे का ठीक होने का एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये कि बच्चा जितनी जल्दी डायग्नोज हो जाए और जितनी जल्दी इंटरवेंशंस, अर्ली इंटरवेंशन बच्चे को मिले, गाइडेड इंटरवेंशन। और हर बच्चे के लिए अलग अलग तरह का इंटरवेंशन होना चाहिए जी। तो ये जितनी जल्दी इंटरवेंशन शुरू करेंगे, बच्चे को थेरेपी शुरू करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट, उतनी डेवलपमेंट, अच्छी डेवलपमेंट और उतना फास्ट यूं कहें रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओके सर, एक और चीज़ ये था कि हम जब अपने बहुत सारे पेरेंट्स से हम लोग भी मिलते रहते हैं तो अक्सर हमें पेरेंट्स जो आकर के बोलते हैं कि बच्चे का स्पीच में डिले है और इसलिए मैं इसको चाहता हूं कि इसकी कुछ डायग्नोसिस हो जाए या कुछ ये हो जाए। क्या स्पीच डिले इस बात को कंफर्म करता है कि ये ऑटिज्म है? दूसरा, मैं इसी को थोड़ा और अपने हिसाब से क्वेश्चन को बदलूंगा कि स्पीच डिले होना क्या ऑटिज्म की पहचान है या स्पीच डिले एक अलग चीज भी हो सकता है और ऑटिज्म के साथ भी हो सकता है? थोड़ा इसका इलेबोरेशन मैं आपसे चाहूंगा। सबसे कॉमन क्वेश्चन यही पेरेंट्स लेके आते हैं हम लोग के पास कि बच्चे का स्पीच डिलेड है या एज अप्रोप्रिएट नहीं है, कम बोलता है, ये सब सवाल होते हैं। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि ऑटिज्म और स्पीच डिले सिनोनिमस नहीं है। ऑटिज्म का ये मतलब नहीं कि स्पीच डिले होगा ही होगा। एक ऑटिज्म के बच्चे का स्पीच नॉर्मल भी हो सकता है। ओके। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होगा, आई विल से। करेक्ट। कि कोई जरूरी नहीं कि ऑटिज्म में स्पीच डिले हो ही, या माइनर स्पीच डिले हो सकता है या ऑल टुगेदर स्पीच एब्सेंट हो सकता है, किसी भी लेवल पे बच्चा हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्पीच डिले ऑटिज्म के डायग्नोसिस के लिए जरूरी है। ओके। ओके। वो जरूरी नहीं है। सोशल इंटरैक्शन, सोशल कम्युनिकेशन और रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर, ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। और सेंसरी इश्यूज जैसे सेंसरी मल्टीपल सेंसेस हैं हमारे पास, उनसे रिलेटेड सुनने की, देखने की जो प्रक्रिया है जी। उसमें ज्यादा साउंड से स्टिमुलेट हो जाना जी। या लाइट से ज्यादा स्टिमुलेट हो जाना या कम स्टिमुलेट होना, इस तरह के फीचर्स देखने में आए, या और जो सोशल वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब हैं, वो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है ऑटिज्म के डायग्नोसिस के लिए। जो बच्चे कम सुनते हैं वो भी देर से बोल सकते हैं। करेक्ट। तो वो ऑटिस्टिक नहीं है, उनमें गेस्चरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है, लोगों से घुलने मिलने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरीके से और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर स्ट्रक्चरल फॉल्ट है ओरल अपरेटस में, फेस पे जैसे क्लेफ्ट पैलेट हो गया, टंग टाई हो गया, तो वो बच्चे भी स्पीच में डिले हो सकते हैं। ओके। इमोशनल डिप्रीवेशन और लिंग्विस्टिक डिप्रीवेशन है कि बच्चों को बोलने की उतनी मौका नहीं मिल रहा है, उतने लोग नहीं है घर में, उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है, मदर फादर वर्किंग है, सुबह से शाम तक बाहर ही रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि उनके लिंग्विस्टिक जो डेवलपमेंट डिप्रीवेशन है उसकी वजह से भी स्पीच में डिले हो सकती है।
तो ये डिफरेंट कॉजेज है और डिफरेंट इंटरवेंशंस इसमें रिक्वायर्ड है, ना कि ऑटिज्म वाले सारे केसेस नहीं होते हैं। यानी हर स्पीच डिले ऑटिज्म नहीं है। नहीं। ओके सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि ऑटिज्म होता क्यों है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे स्टिग्मा भी हैं इसको लेकर के। अभी हम बहुत सारे फीचर्स आपने बताए। सो किस कारण से हम कह सकते हैं कि ऑटिज्म हो सकता है? क्या ये हमें पहले से पता होता है, या मैं ऐसे किस नज़र से देखूं कि ऑटिज्म होता क्यों है? ये सवाल काफी पेरेंट्स भी पूछते हैं कि ऑटिज्म क्यों होता है, क्या कारण है, क्यों बढ़ते जा रहा है। ये सारे सवाल पेरेंट्स भी हम लोगों से पूछते हैं। तो जहाँ तक साइंटिफिक लिटरेचर की बात है, तो ये देखा जाता है कि ऑटिज्म का सबसे बड़ा कॉज जेनेटिक है। ओके। जेनेटिक कॉज का कंट्रीब्यूशन ऑटिज्म के कॉजेशन में अराउंड 60 to 90% है। ओके। और दूसरा कॉज जो होता है वो इन्वायरमेंटल होता है। तो उसका जो परसेंटेज है वो 10 to 40% उसका कंट्रीब्यूशन है। ओके। तो इस तरीके से देखें तो सिबलिंग स्टडीज में ज्यादा होना, एक बच्चा ऑटिज्म का है तो दूसरे को भी ऑटिज्म का इंसिडेंस उसमें ज्यादा है, ये Probability. देखने में आता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये दर्शाता है कि ये एक जेनेटिक कहीं ना कहीं जेनेटिक इशू इसमें है। तो ये जेनेटिक कारण है। और इन्वायरमेंटल में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं कि प्रेगनेंसी में मदर का न्यूट्रिशन ठीक नहीं रहा, मदर को डायबिटीज हो गई थी, या मदर का स्मोकिंग हो गया, मदर ने स्मोक किया, या अल्कोहलिक थी, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स जैसे कि वाल्प्रोएट एक ड्रग है जो एपिलेप्सी में यूज होती है, अगर मदर वो ले रही थी एपिलेप्सी के लिए, या बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ था, या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दी गई थी अर्ली इन्फेंसी में। ओके। तो इस तरह के बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि और फैक्टर्स हैं जैसे कि आजकल पोल्यूशन बढ़ गया है, राइट। हेवी मेटल्स का एक्सपोजर हो गया प्रेगनेंसी के दौरान या बाद में, लेड, आर्सेनिक, मरकरी, इस तरह के हेवी मेटल्स का एक्सपोजर हुआ। तो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहे जाते हैं, लेकिन मेजर फैक्टर जो है वो जेनेटिक ही है। ओके। जस्ट एक पॉइंट का एलैबोरेशन, बिकॉज ये एक बहुत सारा इस पे मिसकॉन्सेप्शन एंड मिथ दोनों एग्जिस्ट करता है। क्या प्रेगनेंसी एंड प्री प्रेगनेंसी पीरियड में किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन के कारण भी बच्चों में ऑटिस्टिक फीचर डेवलप कर सकते हैं? जहां तक ये हाइपोथेसिस की सवाल है, तो ये देखा गया है कि मदर्स में जहाँ पे कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस थे जी। उनके बच्चों को ऑटिज्म कुछ ज्यादा संख्या में देखा गया। जैसे कि मदर को अगर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, वैसा डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में हुआ और प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाता है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज वाली जो मदर्स हैं उनके बच्चों में ऑटिज्म ज्यादा देखने को मिलता है। और प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि और जो फैक्टर्स हैं, जैसे मदर एनीमिक थी, या बच्चा प्री टर्म पैदा हुआ, या मदर को कुछ एक्सपोजर्स हुए, हेवी मेटल्स के एक्सपोजर्स, या स्मोकिंग, या इस तरह के कुछ ड्रग्स या मेडिसिन की एक्सपोजर हुई, तो ऐसे केसेस में भी ऑटिज्म की संख्या बढ़ते हुए देखी गई। सो जस्ट अ कनेक्टेड क्वेश्चन सर, कि तो आपने थोड़ा एक्सप्लेन इसको कर दिया, बट फॉर अगेन फ्रॉम आवर व्यूअर्स पर्सपेक्टिव, कि क्या वैक्सीनेशन का भी कोई इसमें रोल है, या हम इसको अलग मान करके चलें? बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा फीडबैक मिलने से आता है हमारे पास कि वैक्सीनेशन के कारण तो कहीं ये फीचर्स नहीं डेवलप किए हैं। तो वैक्सीनेशन को हम लोग किस तरीके से इसमें कोरिलेट करके देखना चाहिए या नहीं? ये बिल्कुल बहुत सही सवाल है आपका, और काफी पेरेंट्स इस सवाल को लेकर आते हैं जी। आज ही एक पेरेंट आए थे जिन्होंने यही सवाल पूछा, क्योंकि उनका बच्चा अभी 1 साल 9 महीने का था। ये वैक्सीन देने की उम्र है। और उनको कुछ डॉक्टर्स ने ही गाइड कर दिया था या मिसगाइड कर दिया था कहिए कि वैक्सीन से ऑटिज्म का कुछ रिलेशन है, कोरिलेशन है। एक्चुअली ये मिथ कहाँ से डेवलप हुआ,
ब्रिटेन में एक समय में एक स्टडी हुई थी जी। जिसमें पाया गया था कि कुछ वैक्सीन, खास करके वैक्सीन कंपोनेंट्स, थायोमर्सल, ओके। तो जो मरकरी से रिलेटेड कुछ है, मेटल है, ओके। केमिकल है, तो उससे ऑटिज्म का संबंध है या ऑटिज्म बढ़ जाता है। बाद में देखा गया कि वो स्टडी फ्रॉडुलेंट स्टडी थी, अच्छा। सही स्टडी नहीं थी, तो उसको रिट्रैक्ट किया गया और जो पब्लिशर्स थे उनको भी ब्लैकलिस्ट किया गया था। अच्छा। तो आज पूरी तरह से इस चीज का खंडन हो चुका है कि ऑटिज्म का कोई रिलेशन नहीं है वैक्सीन से, और हमें सेफली सारे वैक्सीन दिलवाने चाहिए बच्चों को। थैंक यू सर। आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है कि ये कन्फ्यूजन हम अपने मन से हटा दें कि वैक्सीनेशन के कारण ऑटिज्म को कहीं से भी बढ़ावा मिलता है। सर, मेरा एक रिलेटेड क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे आपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात की, और आज के तारीख में चाहे मैं टेलीविजन कहूँ और टेलीविजन से ज़्यादा मैं मोबाइल स्क्रीन की बात करूँगा, तो ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। अब इसको हम बाद में डिबेट करेंगे, इसे हटाया कैसे जाए, कम कैसे किया जाए, लेकिन क्या बच्चों में ऑटिज्म स्क्रीन टाइम के चलते भी बढ़ता है, या स्क्रीन के चलते क्या ऑटिज्म हो सकता है? थोड़ा इसको आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्लैरिफाई करें। ऑटिज्म के कॉजेज में जेनेटिक कॉज सबसे इम्पोर्टेंट है जी। कि अराउंड 70 to 80% कॉजेशन का जो पार्ट है वो जेनेटिक है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि स्क्रीन अलोन कैनॉट कॉज ऑटिज्म। ओके। अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ना हो तो कोई बच्चे को ऑटिज्म सिर्फ स्क्रीन नहीं कर सकता है। लेकिन ये बात है कि जहां पर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जिस बच्चे के जीन प्रीडिस्पोज हैं, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं ऑटिज्म के लिए, राइट, और उन बच्चों को अगर स्क्रीन का भी एक्सपोजर ज्यादा मिल रहा है, कई कई घंटे मोबाइल देख रहे हैं, घर में पेरेंट्स नहीं रहते हैं, नैनी रहती हैं, वो मोबाइल दे देती है बच्चों को, ये सिचुएशन काफी कॉमन होते जा रहा है न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से। तो ऐसे सिचुएशन में एक वर्चुअल ऑटिज्म नाम का एक ऑटिज्म सुनने में आ रहा है। मैं नहीं वाला था उस पे। तो इसमें ऑटिज्म के सिम्टम, ऑटिज्म जैसे सिम्टम मैं कहूँगा, क्योंकि क्लासिकल ऑटिज्म सिर्फ स्क्रीन से नहीं हो सकता। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज रिक्वायर्ड टू हैव ऑटिज्म, फुल्ली डेवलप्ड ऑटिज्म। ओके ओके। बहुत सारे थ्योरीज हैं अराउंड ऑटिज्म विच इज़ देयर अवेलेबल, और खासकर सोशल मीडिया के डोमेन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देख करके पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि वो उसके बारे में ज़्यादा जानें। हम उसको कहीं से नकारना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आज आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑटिज्म के डायग्नोसिस की शुरुआत ये कैसे होती है? हम लोग कहाँ से ऑटिज्म के डायग्नोसिस की शुरुआत करें? ऑटिज्म का डायग्नोसिस के लिए हमें क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। करेक्ट। और क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, जो कि क्वालिफाइड पर्सन्स हैं टू डायग्नोज ऑटिज्म एंड टू एडमिनिस्टर क्वेश्चनायर्स। तो क्वेश्चनायर को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि हमें डायग्नोसिस का पता लगेगा। और ये क्या क्वेश्चनायर एडमिनिस्टर करना है ये एज पे भी डिपेंड करता है। 2 साल से कम के बच्चों में एमचैट स्क्रीनिंग, और 2 साल से ऊपर के बच्चों में वेरियस क्वेश्चनायर्स जैसे कि कार्स, एडॉस, ये क्वेश्चनायर फॉरेन क्वेश्चनायर्स हैं। तो हमारे इंडिया में डेवलप किए हुए क्वेश्चनायर हैं ईसा और इनक्लेन टूल्स। ओके। तो ये इस तरह के क्वेश्चनायर होते हैं जिनसे कि हमें पता चलता है कि बच्चे में ऑटिज्म के जो लक्षण हैं वो क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं ऑटिस्टिक डायग्नोसिस के लिए। यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई बायोमार्कर नहीं है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लैब इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई इमेजिंग नहीं है, कोई सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं है, कोई एक्सरे नहीं है, जो कि ये डायग्नोज कर सके कि इस बच्चे को ऑटिज्म है और इस बच्चे को नहीं है। सो कनेक्टेड क्वेश्चन, मैं एक वर्ड यूज करना चाहूंगा विथ योर परमिशन, कि क्या किसी तरह की
ब्रेन स्कैन की ज़रूरत हमें से पड़ती है, या कभी कभी हम जेनेटिक टेस्टिंग की बात भी सुनते हैं? तो इस दो शब्दों का मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन आपसे चाहूँगा कि एनी फॉर्म ऑफ ब्रेन स्कैनिंग और एनी फॉर्म ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग, क्या ये रिकमेंडेड है, सही है, या किस स्टेज में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास बच्चे के सिम्टम को लेके कि बच्चे का स्पीच डिले है या ऑटिज्म के जैसे लक्षण हैं, तो डायग्नोसिस के साथ साथ कुछ और भी चीजें डॉक्टर देखते हैं। हम्म। ऑटिज्म में कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा क्लासिकल ऑटिज्म के साथ ही प्रेजेंट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि ऑटिज्म के डायग्नोसिस के साथ साथ बच्चे को डिसमॉर्फिज्म हो। डिसमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि बच्चे के चेहरे या बॉडी में देखने में, बनावट में, कोई मॉर्फोलॉजी में कोई फीचर अलग हो, डिफरेंट हो। ब्रिज ऑफ नोज ब्रॉड हो सकता है, आईज दूर दूर हो सकती है, ईयर्स लो सेट हो सकते हैं, तालू और ऊपर उठा हुआ हो सकता है, आईब्रोज बूसी हो सकती हैं। तो इस तरीके के फीचर हो सकते हैं जिसको डिसमॉर्फिज्म बोलते हैं। ओके। तो डिसमॉर्फिज्म अगर है बच्चे को, या सिर बहुत बड़ा या बहुत छोटा लग रहा हो, या और कोई डायग्नोसिस के लक्षण हमें दिख रहे हो, जैसे कि ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है, उसमें ऑटिज्म ज्यादा संख्या में देखने को मिलता है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस होती है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं इनमें ऑटिज्म की संख्या ज्यादा होती है। तो इस तरह के कुछ या इपिलेप्सी भी हो सकता है ऑटिज्म के बच्चों को। तो ऐसे केसेस में हमें डिटेल्ड वर्कअप करना जरूरी होता है। करेक्ट। और उसमें इमेजिंग रिक्वायर्ड है। इमेजिंग मतलब कि सीटी स्कैन या एमआरआई। तो एमआरआई इज प्रेफर्ड। ओके। अगर जहां इंडिकेटेड है, जिस केस ऑटिज्म के केस में इमेजिंग इंडिकेटेड है, तो उसमें एमआरआई इज प्रेफर्ड इन्वेस्टिगेशन। और जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर सिर बड़ा या छोटा हो, इपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो, या सिंड्रोमिक लग रहा हो, या डिसमॉर्फोलॉजी हो, तब हमें इमेजिंग करना चाहिए। और जेनेटिक टेस्ट के लिए भी हम जा सकते हैं अगर फैमिली प्लानिंग का इशू हो। जैसे कि पेरेंट्स ये सवाल हमसे पूछें कि पहला बच्चा ऑटिज्म का है, दूसरे बच्चे में कितना % रिस्क हो सकता है, कि दूसरे बच्चे में ऑटिज्म का क्या चांस है। तो ये चूंकि जेनेटिक कंडीशन है प्राइमरीली, करेक्ट, तो हमें जेनेटिक टेस्ट कराना चाहिए। वैसे तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी या अभी आज का रिकमेंडेशन जो साइंटिफिक लिटरेचर जो कह रहा है, वो कह रहा है कि एवरी चाइल्ड विथ ऑटिज्म शुड हैव ए जेनेटिक डायग्नोसिस। ओके। और कॉमनली अगर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम इज वेरी कॉमन डायग्नोसिस इन सिंड्रोमिक ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। ओके। और अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसमें रेड सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो MECP2 म्यूटेशन या होल एक्सोम सीक्वेंसिंग, इस तरह के जेनेटिक टेस्ट्स जो हैं जी, वो स्पेसिफिकली इंडिकेटेड कंडीशंस में कराने चाहिए, इवन इन रिसोर्स पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया। ऑटिज्म के लिए जब पेरेंट्स आते हैं तो उनके साथ और भी बहुत सारे कंडीशंस हमें सुनने को मिलता है, जैसे ADHD, ID, जैसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, या हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करते हैं। तो क्या ये सारे के सारे कंडीशन ऑटिज्म से रिलेटेड हैं, या ये ऑटिज्म से थोड़े अलग हैं? और क्या इनको उसी अम्ब्रेला में हमें देखना चाहिए, या एज ए पेरेंट हाउ डू आई सी दिस? ये कंडीशंस एक साथ भी हो सकते हैं। जैसे कभी कभी रेयरली देखने को आता है कि ऑटिज्म और हियरिंग इम्पेयरमेंट एक साथ है। ओके। वी शुड बी वेरी कॉशियस एंड वी शुड रूल आउट हियरिंग इम्पेयरमेंट इन ए चाइल्ड विथ ऑटिज्म। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट और ऑटिज्म एक साथ में है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले एक साथ में है। ऑटिज्म और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले एक साथ में है। ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक साथ में है। ओके।
ऑटिज्म और ADHD एक साथ में है, तो ये कंडीशंस एक साथ भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं, और इनको पहचानने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। जी। जैसे हियरिंग, एक बच्चा जिसका स्पीच डिले है और एक बच्चा जिसका ऑटिज्म है, दोनों में स्पीच डिले है, लेकिन कैसे पहचाने कि कौन बच्चा ऑटिस्टिक है और कौन बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से उसमें स्पीच डिले है। राइट राइट। तो ये देखते हैं कि आई कांटेक्ट बहुत अच्छा रहता है। जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं उनका आई कांटेक्ट, गेस्चरल कम्युनिकेशन, गेस्चर से, पॉइंटिंग से, इशारों में बात करने की क्षमता उनकी अच्छी रहती है, जबकि ये क्षमता ऑटिज्म के बच्चों में पुअर होती है। ओके। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। सो आई विल रेज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने सर बहुत सारे अभी कंडीशन आपने एक्सप्लेन किए हैं, सो गुड टू नो फ्रॉम यू कि ये सारे कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं। एक पेरेंट्स के जहन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहता है। सवाल सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन आई थिंक इसका आंसर आपसे बढ़िया कोई नहीं दे सकता है। क्या ऑटिज्म क्योर हो सकता है? ये काफी कॉमन सवाल है, और पेरेंट्स भी ये सवाल हर पेरेंट्स पूछते हैं, और एक बार वो आते हैं तो कई बार इस सवाल को घुमा फिरा कर जी और रिपीट करते हैं, और उनके डिफरेंट रिलेटिव्स होते हैं, सब लोग यही सवाल पूछते हैं कि क्या ऑटिज्म क्योर हो सकता है। तो जहां तक साइंटिफिक एविडेंस की बात है, तो अभी के डेट में हम लोग यही कहेंगे कि ऑटिज्म का क्योर नहीं है। ऑटिज्म पूरी तरीके से क्योर नहीं हो सकता। इट इज अ लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंटल और न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन विच कैन बी इम्प्रूव्ड। उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर इसको जड़ से नहीं मिटा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये प्रकाश भी डालना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा बोलते हैं कि ऑटिज्म ठीक हो जाता है। कई पेरेंट्स बोलते हैं कि ऑटिज्म नहीं ठीक होता है। कई पेरेंट्स ये बोलते हैं कि ऑटिज्म पूरी तरह से नहीं ठीक होता है, बट इसमें सुधार हो सकता है। तो ये सभी चीजें करेक्ट हैं। ऑटिज्म का डायग्नोसिस कई बार अराउंड 15 to 40% बच्चों में उम्र के साथ 5 से 7 साल तक जाते जाते स्पीच डेवलप हो जाती है, और ऑटिज्म का डायग्नोसिस हट जाता है, लेवल हट जाता है, बट सटल फीचर्स ऑटिज्म के रहते हैं, जो कि देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि इनका कभी ना कभी ऑटिज्म का डायग्नोसिस रहा होगा। तो क्या ये फीचर्स की वापसी भी हो सकती है? मान लीजिए कि अगर आज मैं ऑटिस्टिक था, कुछ फीचर्स थे, मैंने थेरेपी ली, वो ठीक हुए, बाद में क्या ये फीचर्स वापस भी आ सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। तो ये ऑटिज्म का डायग्नोसिस रिग्रेशन में बच्चे जाते हैं। खास करके देखने में आता है कि जब पेरेंट्स थेरेपी करा रहे थे तो बच्चा इम्प्रूव किया था, और थेरेपी को ड्रॉप कर दिया, बीच में स्टॉप कर दिया, तो बच्चा रिग्रेस करके फिर से काफी सारे फीचर्स ऑटिज्म के दिखा रहा है। ओके। तो रिग्रेशन एक फिनोमेना है जो कि देखने को मिलता है ऑटिज्म में, और इससे सावधान रहना चाहिए हमें। आपने थोड़ा इसको पहले डिस्कशन किया था, थोड़ा और इसे एलैबोरेट करें कि अर्ली इंटरवेंशन का इसमें क्या रोल रहता है जब हम एक थेरेपी सेंटर पे जाते हैं और वहां पे चाहते हैं कि हमारे बच्चे का थेरेपी शुरू हो। और बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा सुधार में अर्ली इंटरवेंशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, और जितनी जल्दी हो सके हमें प्रॉपर थेरेपिस्ट के पास ले जाना चाहिए बच्चे को, और प्रॉपर तरीके से थेरेपिस्ट के गाइडेंस में, और खुद भी एज ए पेरेंट्स हमें भी इंटरवीन करना चाहिए घर पे, क्योंकि जितने थेरेपिस्ट हैं वो सभी लोग इतने ज़्यादा आवर्स ऑफ थेरेपी जितनी रिकमेंडेड है उतना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में उतने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, एबी एक्सपर्ट्स अभी नहीं हैं। तो पेरेंट्स को भी अर्ली इंटरवेंशन में के गुर सीखने चाहिए और अर्ली इंटरवेंशन करवाना चाहिए।
करेक्ट। सो इसमें किस तरह की थेरेपीज होती हैं सर, थोड़ा उसको आप प्रकाश डालेंगे कि जब हम एक थेरेपी सेंटर में जाते हैं एज ए पेरेंट, तो उस सेंटर से मुझे क्या पता करना चाहिए और किस तरह की थेरेपीज होती है जो मेरे बच्चे को इम्प्रूवमेंट करा सकती है? अभी आज के डेट में थेरेपी सेंटर्स की मशरूमिंग हो गई है और धीरे धीरे काफ़ी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं थेरेपी सेंटर्स। तो मैं कभी कभी ऐसा देखता हूँ कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। देखने में आता है कि बच्चे की प्रॉपर तरीके से सीरियसली थेरेपी हो ही नहीं रही है। तो हमें ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि अच्छा थेरेपी सेंटर हो, एटलीस्ट पेरेंट एरिया में कैमरा लगे हों जो कि दिखा रहे हो कि क्या थेरेपी हो रही है पेरेंट बच्चों की, ताकि बच्चों को कई बार देखने में आता है कि थेरेपी कराते ही नहीं है, बच्चों को वहाँ पे खेल खेल कराते हैं और फिर टाइम जैसे ही 45 मिनट्स का सेशन ओवर होता है और फिर बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से अच्छे थेरेपी सेंटर का चयन बहुत जरूरी है। करेक्ट। बच्चे के इम्प्रूवमेंट से इसका बहुत खास संबंध है, तो हमें थेरेपी सेंटर का चयन बहुत सोच समझ कर करना। सर, मेडिकेशन का ऑटिज्म में क्या रोल है? क्या इसके लिए कुछ रिकमेंडेड मेडिसिन हैं या किस तरीके के कंडीशंस में सर्टेन काइंड ऑफ मेडिसिन रिस्पॉन्ड करते हैं? तो थोड़ा मेडिकेशन के बारे में बताएं कि जब कभी ऑटिज्म का कोई बच्चा हमारे बीच में डायग्नोस होता है तो मेडिकेशन का क्या रोल निकल करके आता है? देखिए, कोर एरियाज ऑफ ऑटिज्म का जहां तक सवाल है, कोर सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म, उनमें कोई भी मेडिसिन बहुत कारगर नहीं है। जैसे कि सोशल कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन और रिपीटेटिव बिहेवियर, सेंसरी इश्यूज, ये सब कोर एरिया है, तो इनमें कोई भी दवा बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। लेकिन जब बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, किसी को मार देता है, किसी पे पत्थर फेंक देता है, किसी को नाखून मार देता है, किसी को बाइट कर लेता है, ऐसे सिम्टम्स हो, सामान तोड़ फोड़ कर देता है, घर को तहस नहस में मिला देता है, तो ऐसे सिम्टम्स अगर हो, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, तो मेडिसिन की कैटेगरी एक रिस्पेरिडोन कैटेगरी की मेडिसिन है, या एंटीसाइकोटिक कैटेगरी कहिए, एंटीसाइकोटिक कैटेगरी की मेडिसिन है जिसमें कि रिस्पेरिडोन और अरिपिप्राजोल है। वो मेडिसिन देने से कुछ लाभ मिलता है, कुछ फायदा होता है, और ऑटिज्म में एसोसिएटेड जो कंडीशंस होते हैं या कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, या ऑटिज्म के साथ में दिखने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि स्लीप की प्रॉब्लम, काफी सारे ऑटिज्म के बच्चों में स्लीप की प्रॉब्लम देखने को आती है जी। तो ऐसे बच्चों को मेलाटोनिन का सिरप या टैबलेट दे सकते हैं, उससे उनकी स्लीप रेगुलेट हो सकती है। और भी तरीके हैं जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जैसे कि ऑटिज्म के बच्चों को हो, तो उसमें दवा का कुछ रोल हो सकता है। GER या रिफ्लक्स हो, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, जी। तो उसमें दवा का कुछ रोल हो सकता है। इपिलेप्सी अगर है, जो कि काफ़ी कॉमन है ऑटिज्म में देखने में आता है, अराउंड 20% ऑटिज्म के बच्चों में इपिलेप्सी की प्रॉब्लम देख सकते हैं। ओके। तो उसमें दवाओं का अच्छा रोल है इपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए। But I think this should be done under the supervision of a proper practicing pediatric neurologist or a pediatrician. उनके सुपरविजन में ही डोजेज और वो सारी चीज़ें डिसाइड करके होनी चाहिए। सर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज अगेन जैसे मैंने कहा कि आज की तारीख में बहुत सारे मिथ्स में कहूँगा, प्रैक्टिसेस कहूँगा, हम स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बहुत सुन रहे हैं कि ऑटिज्म का इलाज कहीं ना कहीं स्टेम सेल थेरेपी में है, और बहुत सारे पेरेंट्स हम जिनको जानते हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट भी किया है। स्टेम सेल थेरेपी को लेकर के आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम अपने व्यूअर्स को ही बता सके कि दिस इज स्टैंडिंग व्यू पॉइंट कमिंग फ्रॉम योर माउथ, दैट इज व्हाट वी वांट टू नो फ्रॉम। बिल्कुल, स्टेम सेल थेरेपी कहीं ना कहीं क्या होता है कि इन होपलेस सिचुएशंस, जब ऑटिज्म के पेरेंट्स सारी थेरेपी कराकर, सभी डॉक्टर्स के पास घूमकर, सभी दवा लेकर, सभी सप्लीमेंट्स लेकर, डाइटरी इंटरवेंशंस को भी फॉलो करके, थेरेपी भी करवा के जब थक जाते हैं कई बार,
तो वो ऐसी चीजों का सहारा लेते हैं जिनका कि कोई एविडेंस नहीं होता है। करेक्ट। तो मैं स्टेम सेल थेरेपी को इसी कैटेगरी में रखना चाहूँगा और ये खंडन करना चाहूँगा कि स्टेम सेल थेरेपी का कोई भी रोल है ऐसा नहीं किसी साइंटिफिक एविडेंस में दिखाया गया है। तो स्टेम सेल थेरेपी का कोई रोल नहीं है और इससे कोई फायदा नहीं होता है ऑटिज्म के बच्चों को। इसके बाद एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अक्सराना पेरेंट्स के मन में रहता है वो ये रहता है कि क्या हमारा बच्चा एक इंडिपेंडेंट एडल्ट बन के आगे अपनी जिंदगी जी सकता है या नहीं, जो ऑटिज्म से होके गुजर चुका है। काफी सारे ऑटिज्म के बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जी। तो ये एक होपफुल सिचुएशन हो जाती है जब डॉक्टर के मुंह से कोई पेरेंट्स सुनते हैं जी। कि इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अगर उनकी प्रॉपर अर्ली इंटरवेंशन हो, प्रॉपर थेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, अर्ली एजुकेशन, तो ये सब अगर कराया जाए और जो टाइमली इंटरवेंशंस हैं वो किए जाएं और ऑटिज़म भी माइल्ड हो, तो ऐसे केसेस में जिनमें कि लैंग्वेज जल्दी आया हो, 5-6 साल तक लैंग्वेज आ गया हो जिन बच्चों ऑटिज़म के बच्चों का, तो वैसे केसेस में बड़े होकर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। वेरी गुड टू हियर दिस फ्रॉम यू सर। सो अगर एज ए पेरेंट मैं अपने बच्चे को वॉच आउट कर रहा हूँ तो वो क्या फीचर्स हैं या क्या मेजर्स हैं जिनको मैं अपने मन में रखूं कि मैं ये कह सकूं कि हाँ मेरे बच्चे का एक मीनिंगफुल प्रोग्रेस हो रहा है। क्या फीचर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको मैं वॉच आउट करूं? जैसे कि ऑटिज़म के बच्चे का थेरेपी हो रहा है और हमें ये देखना है कि थेरेपी कारगर हो रही है कि नहीं, करेक्ट। करेक्ट। कारगर है कि नहीं। तो जो भी बच्चे में प्रॉब्लम एरियाज हैं और चैलेंजेज हैं और स्ट्रेंथ्स हैं, उनका लिस्ट हमें बना लेना चाहिए, पेरेंट्स को बना के रखना चाहिए। ओके। और उनमें उनको देखना चाहिए कि वन बाय वन उनके फीचर्स या प्रॉब्लम्स एक रियलिस्टिक टाइम में रिजॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। ये भी नहीं चाहिए कि तुरंत उनका 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में रिजल्ट चाहिए, तुरंत ठीक हो जाए, तुरंत बोलने लगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ऑटिज्म में। तो हमें उन फीचर्स की लिस्ट बना के उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि वो धीरे धीरे जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, चैलेंजेस हैं, वो डिसअपियर होने चाहिए, स्ट्रेंथ एरियाज और स्ट्रेंथन हो और नए नए उसमें अच्छे फीचर्स आए। ये इनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। डायग्नोसिस होने के बाद जब उनको ये पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, इसके बाद पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ये मैं इसलिए पूछना चाहूँगा ताकि हम इन चीज़ों को आने वाले समय में रोक सकें या एज ए पेरेंट मैं बच सकूं कि मैं उस गलती को ना दोहराऊं। तो इसको पूछने का मतलब कोई क्रिटिसिज्म नहीं है बट एक पॉजिटिव वे टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मली ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिन्हों पता चल गया कि जी मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, और आप अपने एक्सपीरियंस में आपने ज़रूर देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आपसे 2 साल 4 साल बाद वापस मिलने आते होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू अंडरस्टैंड कि ऐसे पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या कर बैठते हैं डायग्नोसिस के बाद। पेरेंट्स जैसा कि हम लोग देखते हैं शुरू में कई बार डिनायल मोड में चले जाते हैं। डिनायल मतलब कि इनकार करें कि उनके बच्चे को ऑटिज्म नहीं है। ये डायरेक्टली नहीं वो बोलते हैं बट सटली अपने मन में रखते हैं कि उनके बच्चे को ऑटिज्म नहीं हो सकता। या दूसरा क्या गलती हो जाती है, ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे पापा देर से बोले थे, तुम्हारे दादा देर से बोले थे, तो ये बच्चा भी देर से बोलेगा, वेट कर लो। वेट करो, डिनायल हो गया, वेट करने की टेंडेंसी हो गई। और नीम हकीम के पास भी कभी कभी रुख कर लेते हैं। अच्छा। जैसे कि आयुर्वेदिक थेरेपी में इलाज खोजते हैं, झाड़ फूंक में इलाज खोजने लगते हैं, और तरह तरह के इलाज जो कि नॉन साइंटिफिकली टेस्टेड है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, वैसे थेरेपीज में चले जाते हैं। तो यही सब हम लोग देखते हैं कि कॉमन जो गलतियां पेरेंट्स करते हैं। आपकी बात से
मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हम कहीं ना कहीं इसमें हम फंस ना जाएं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, कैंपेन्स देखते हैं, जहाँ पे कि ड्रॉप्स, देर आर सर्टेन सिरप्स, जैसा आपने बताया कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन, और बहुत हाई क्लेम के साथ इसे लोग लेकर के आते हैं कि ये ऑटिज्म के फलाना फलाना चीज़ों को ख़त्म कर देता है। और तो मुझे लगता है आपकी बातों से कि शायद इसमें सच्चाई उतनी नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम लोग इस चीज़ को अभी डिस्कस किए थे कि ऑटिज्म के कोर सिम्टम्स या कोर एरियाज में कोई भी दवा अभी तक विशेष कारगर नहीं हो सकी है। तो ये जो क्लेम्स हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा सत्यता नहीं है जी। तो इसलिए हमें ऐसी कोई आउट ऑफ द बॉक्स जो कोई कुछ बोल रहा है, कोई सिरप या मेडिसिन या थेरेपी, तो उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके पीछे का तर्क साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं, और डॉक्टर से बात करनी चाहिए, तो तभी हमें ऐसी चीज़ों के बारे में परस्यू करना चाहिए। करेक्ट। सो पेरेंट्स का फोकस सर, जैसे हम थेरेपी की बात करें, मेडिकेशन की बात हमने की, अब जब मेरे बच्चे की थेरेपी चल रही है, एज ए पेरेंट घर पे मुझे किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए अपने बच्चे को लेकर के? संदर्भ मेरा कहने का है कि क्या कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, सिबलिंग्स फैक्टर होते हैं, रिलेशंस फैक्टर होते हैं, नेबरहुड होता है, और बच्चे का एक अपना माता पिता के साथ का समय। इन सब फैक्टर को मिलाकर के मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये ऑटिज्म के इम्प्रूवमेंट में किस हद तक मददगार होता है, हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, कुछ एक चीज़ें रोकनी चाहिए या किन्हीं को बढ़ावा देना चाहिए, इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करें हमारे लिए। क्योंकि देखिए, बच्चा ज़्यादातर समय अपने घर में ही रहता है जी। थेरेपी सेंटर में बच्चे का समय 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे गुजरता है, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम चाइल्ड रिमेन्स एट हिज होम, हिज और हर होम। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये देखना है कि घर पे रहता है, सोसाइटी में रहता है, उसके मदर फादर जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ जाता है। जी। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे के जो सिम्टम है उनके इम्प्रूवमेंट के लिए हम किस तरह से इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करें, बेसिकली ये हमें देखना है। तो हमें ये देखना चाहिए कि किसी तरह का मेटल या हेवी मेटल का एक्सपोजर या पेंट वगैरह मुंह में लेने की आदत हो या पाइका हो जी, ये सब आदतों से बच्चे को बचाना चाहिए और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा समय दें। समय दें, उसके साथ खेलें, उसको गैजेट्स में, टॉयज में और इस तरह के चीजों में उलझा के नहीं छोड़ना चाहिए। मोबाइल दे के, स्क्रीन दे के नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये इस तरह के होम मॉडिफिकेशन ऐसे जगहों पे ले जाएं बच्चों को जहाँ पे कि बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन हो सके। राइट। पार्क में ले जाएं, विलेजेस में ले जाएं, कंट्री साइड में ले जाएं, ताकि बच्चा लोगों के साथ समय बिताए। नेचुरल एनवायरनमेंट की बात आप कर रहे हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। जी, करेक्ट। कुछ सवाल हैं हमारे पास जिनका जवाब मैं थोड़ा संक्षेप में आपसे चाहूँगा, ताकि वो बिल्कुल एक बुलेट पॉइंट्स की तरह हमारे जो सुनने वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। What is one of the most common myth that is around autism? एक तो वैक्सीन की वजह से ऑटिज्म होता है। ऑटिज्म कभी ठीक नहीं हो सकता, या ऑटिज्म के बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, या ऑटिज्म के बच्चे बहुत डल होते हैं। ओके। ये सारे मिथ्स काफी कॉमन है। सेकंड क्वेश्चन वुड बी, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर डायग्नोसिस फॉर अ पेरेंट? डायग्नोसिस के बाद का स्टेप होता है कि एक अच्छा थेरेपी सेंटर ढूंढना। जी। और घर में भी बच्चों के साथ लाइफस्टाइल को चेंज करना, होम इन्वायरमेंट को चेंज करना, बच्चे को टाइम देना। So as a parent, what is the best investment that I can do in my child who is currently with autism and undergoing a therapy for his future? अपने भविष्य के लिए, उस बच्चे के लिए मेरे को सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आज मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? बच्चे को समय दें। मदर और फादर बच्चे को समय दें, उसके साथ खेलें, उसके साथ समय गुजारें। ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। What would be the biggest predictor of success in a child who is having autism currently?
बिगेस्ट प्रेडिक्टर, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्टर्स होते हैं जो कि ऑटिज्म के बच्चों की सक्सेसफुल थेरेपी को प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे बच्चे का अगर लैंग्वेज 5 या 6 साल तक आ गया है, स्पीच आ गई है, तो बच्चा अच्छा करता है। और अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली इंटरवेंशन अगर हमने बच्चे पे किया है तो वो बच्चा भी अच्छा करता है। ओके। एंड गर्ल्स डू रिलेटिवली बेटर। क्या मेरा बच्चा भविष्य में एक नॉर्मल स्कूल जा सकता है? बिल्कुल। इस सवाल को हम लोगों ने पहले भी देखा है कि क्या इंडिपेंडेंट एडल्ट्स हो सकते हैं। उसी की एक कड़ी इस सवाल को आप समझिए कि बच्चा स्कूल जा सकता है। तो स्कूल जा सकते हैं, ऑटिज्म के बच्चे भी स्कूल जा सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से हमने इंटरवीन किया, टाइमली इंटरवीन किया और उनका प्रॉपर थेरेपी किया, घर में टाइम दिया, होम इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया और बच्चों में परिवर्तन आया और एजुकेशन लायक वो हो गए, तो वो प्रॉपर स्कूल भी जा सकते हैं। कई बार शैडो टीचर्स की जरूरत पड़ती है। मेरा अगला सवाल है सर कि क्या उम्र के साथ ऑटिज्म बिगड़ता ही चला जाता है? क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंसेप्शंस हमें सुनने को मिलती है, या ये उम्र के साथ ठीक भी हो सकता है? ऑटिज्म उम्र के साथ साइंटिफिकली देखा जाए तो उम्र के साथ ऑटिज्म सुधरता या खराब होता नहीं है। जो सोशल मिलियू है, सोशल इन्वायरमेंट है हम लोग का, वो चेंज होता है। एक बच्चे को क्या करना है? दूध पीना है, खाना खाना है और खेलना है जी। लेकिन उससे बड़े बच्चे को स्कूल भी जाना होता है, उससे बड़े बच्चे को कॉलेज भी जाना होता है, उससे बड़े आदमी को घर का इनकम भी कमाना होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में जो काम का, जॉब का प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। तो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं मास्किंग। माइल्ड ऑटिज्म के बच्चे या गर्ल्स जो हैं वो अपने सिम्टम को मास्क कर लेते हैं। ओके। तो पता नहीं चलता है कि इनको ऑटिज्म है। ओके। बट उनको ऑटिज्म रहता है, वो डायग्नोज नहीं हो पाते हैं टाइमली, लेट से डायग्नोसिस होता है। जैसे एज बढ़ने के साथ साथ इसकी सीवियरिटी बढ़ती हो ऐसी बात नहीं है। तो ऑटिज्म सोसाइटी का प्रेशर बढ़ता है, काम करने का प्रेशर बढ़ता है, तो जो मास्किंग पहले से हो रखी थी वो अनमास्क हो जाते हैं। ओके। तो ऐसा लगता है कि ऑटिज्म वर्सन हो रहा है, बट ऐसी बात नहीं है कि ऑटिज्म वर्सन हो रहा है। सर, हम इस कॉन्वर्सेशन के क्लोजर की तरफ हैं और मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे रहेगा। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं और भगवान न करें किसी को ये फीचर कल के तारीख में नजर आए, मगर फर्स्ट टाइम कभी कोई पेरेंट अगर इस शब्द को सुनते हैं कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है, सो एज अ पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, व्हाट विल बी योर फर्स्ट वर्ड ऑफ होप टू दीज काइंड ऑफ पेरेंट्स? मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि ये ऑन कैमरा आप उन पेरेंट्स को एड्रेस करें दैट इज गोइंग टू गिव देम सर्टेन होप। बिल्कुल, आपने सही चीज लास्ट में कहा कहने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स होप रखें और बच्चों को समय दें और इस डायग्नोसिस को भी समय दें। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑटिज्म की डायग्नोसिस 2 साल पे हुई और 3 साल पे आपका बच्चा ठीक होके स्कूल जाने लगा, ऐसा होप ना करें। इसमें टाइम लगता है और समय दें। 6-7 साल तक या 8 साल तक बच्चे को इम्प्रूव होने की संभावना बिल्कुल रहती है और स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो सकते हैं। थोड़ा लेट से ही सही, शैडो टीचर के साथ ही सही, बट स्कूल जाने की संभावना बनी हुई है। इंडिपेंडेंट एडल्ट्स हो जाने की भी संभावना रहती है, तो इसलिए भी आप होप ना छोड़ें। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इन आवर स्टूडियो। आई थिंक आज के कॉन्वर्सेशन के बाद ऑटिज्म से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका हमें आंसर मिला, बहुत सारे मिथ्स थे जो मुझे भी जानने को मिला और जिसको हमने ब्रेक करने की कोशिश की। सो दैट वाज डॉक्टर अजय कुमार फॉर यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड वेरी सून। अगर ऑटिज्म से संबंधित किसी भी जानकारी या किसी भी निदान के लिए अगर आपको कोई भी ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल मेजर।